Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA निकुंज गोइंका, your tax mentor, and yes, CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का जैसा आप सबको पता है कि मॉक टेस्ट पेपर्स ओल्ड सिलेबस का एज वेल एज न्यू सिलेबस का रिलीज हो चुका है सर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का आईडीटी का जो पेपर है, दैट इज ओल्ड सिलेबस में दिसंबर 23 का। मैं एमटीपी फटाफट एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूं, एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो एमटीपी है, ये बिल्कुल भी इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड को नहीं दिखलाता है। दे हैव जस्ट मेड अ कंपाइलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट का मैट के अंदर के जो एग्जाम्पल्स है, जो इलस्ट्रेशंस है, वो सब का कंपाइलेशन करके इन्होंने एक बेसिक पेपर बना दिया है। ये पेपर बिल्कुल भी रियल पेपर का डिपिक्शन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट पेपर में अगर इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस है और आपके एग्जामिनेशन में भी इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग ने पेपर सॉल्व कर लिया बट इसका सजेस्टेड आंसर अभी तक आया नहीं है, तो क्या आप एक बार क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे। मैं गाइज आपको एक बार बता देता हूं, अगर आप अपना सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट खोलोगे तो वहां पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर्स मिल जाएगा, बिकॉज एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। और मैं आप लोग को एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल, स्पेशली इलस्ट्रेशन जो है, वो देखकर जाना चाहिए, बिकॉज वहां से डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मार्क्स में, आई मीन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है गाइस, ठीक है। तो चलो फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं सीएमए इंटर का आईडीटी का दिसंबर 23 ओल्ड सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर। न्यू सिलेबस वाले बच्चे आप लोग भी ये क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखना, बिकॉज आपके एग्जाम में भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन फंस जाए, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसा आप सबको पता है, देयर इज नो चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ओल्ड सिलेबस, ऑल्दो देयर इज अ चेंज इन एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन्होंने 30 मार्क्स का एमसीक्यू किया, 15 इंटू 2, दैट इज 15 एमसीक्यूज इंटू 2 मार्क्स ईच, एंड 70 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। बट ओल्ड सिलेबस में जो पैटर्न था, जैसे कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज एमसीक्यूज, 5 आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एंड मैच द फॉलोइंग। ये जैसा था ये वैसा अभी भी वैसा ही है सर, दैट इज 25 मार्क्स। तो चलो फटाफट एक बार अपने गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दैट इज एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर इतना सिंपल, आईजीएसटी। आपको भी पता है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आना पॉसिबल नहीं है सर। इन जीएसटी एसएसी स्टैंड्स फॉर, ये एग्जाम में आ सकता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। आंसर क्या होगा, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये है आपका फुल फॉर्म ऑफ एसएसी। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है सर, बेसिकली इट इज वैलिड अंटिल इट इज कैंसिल्ड, ठीक है। जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड रहेगा। व्हेन डज द लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बेसिकली दिस इज आस्किंग कि सप्लाई ऑफ गुड्स के समय आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम लायबिलिटी कब आएगी। तो इनवॉइस बेसिस पर ही होता है, लेकिन यहां पर ऑन रेजिंग ऑफ इनवॉइस पहला ऑप्शन है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो अपने को ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, ये दोनों का अर्लियर चेक करना होता है। पेमेंट डेट अभी एग्जेम्प्ट किया गया है गुड्स के केस में, बट यहां पर इन्होंने क्या दिया है, एक इनवॉइस डेट दिया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन आपकी गुड्स रिमूव हो रही थी उस दिन का डेट, या ऑन रिसीट ऑफ द पेमेंट, अर्लीस्ट ऑफ द अबव। देखो देखा जाए तो आपको डीडी और एक्चुअल डेट का विच एवर इज अर्ली लेना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो मैं देख कर आया कि मैंने, आई मीन व्हाट आई हैव टेकन अर्लीस्ट ऑफ द अबव एज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो मेरे हिसाब से इस ऑप्शंस में दे कुड हैव गिवन यू और बेटर ऑप्शंस, बट एज आई हैव टोल्ड यू इट इज अ मियर रेप्लिका ऑफ द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, जहां पे कुछ मिस्टेक्स है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, बट ठीक है। मैंने आपको यहां बता दिया कि इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज रिलेटेड, इसको आप याद करके रखिएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स कैन बी अवेल्ड इन, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स कैन बी अवेल्ड इन वन इंस्टॉलमेंट। कैपिटल गुड्स के क्रेडिट जो होते हैं वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही मिल जाता है, आपको रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था सर हमारा 5 एमसीक्यूज इसमें है। बाकी अपने को कुछ एमसीक्यूज अपने को सेक्शन बी दैट इज कस्टम्स में भी मिलेगा सर, ठीक है। आइए बात बाकी फुल आई मीन ट्रू फॉल्स में आते हैं। अ पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली इफ ही इज रजिस्टर्ड। अ पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली इफ ही इज रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रू। इसके आंसर क्या होगी, ट्रू होगी। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो भी आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो।
अ पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली फीस रजिस्टर्ड। लेकिन इसमें और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो क्या आप जीएसटी में टैक्स कलेक्ट कर सकते हो? द आंसर इज नो। देखिए ध्यान से सुनो, अ पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली इफ ही इज रजिस्टर्ड। देखो इसमें दो बातें हो सकती है, इसको आप इंटरप्रिटेट करो। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं कॉम्पोजिशन स्कीम में तो क्या मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मतलब जरूरी है क्या कि मैं रजिस्टर्ड हूंगा तभी मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा? द आंसर इज नो। मतलब अनरजिस्टर्ड तो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, रजिस्टर्ड होके भी अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओगे तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। तो यू कैन एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो ये आप बोल सकते हैं कि नहीं, कि इन दिस सिचुएशन मैं अगर टैक्स कलेक्ट नहीं कर, मतलब मैं अगर टैक्स कलेक्ट कब कर रहा हूं? ओनली इफ आई एम रजिस्टर्ड, ओनली इफ आई एम रजिस्टर्ड। यानी कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। अच्छा, मैं अगर रजिस्टर्ड होके कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं तो क्या मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो। तो सर यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ना रजिस्टर्ड, यहां पे होना चाहिए था अंडर नॉर्मल स्कीम। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम भी हो सकता है। तो यस आप बोल सकते हो कि ये भी एक तरह से हम फॉल्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू अजम्पशंस। आपको अजम्पशन लिख के आना पड़ेगा कि दिस, because this is the answer, because we have assumed that if the person would have been registered under composition scheme, then this the answer would have been changed. Air travel agents are entitled for exemption under GST, तो ये हो गया फॉल्स। ऑब्वियसली एयर ट्रैवल एजेंट को जीएसटी में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता। मॉर्गेज हाइपोथेटिकेशन चेंज और प्लेज इज नॉट अ सप्लाई, हेंस जीएसटी विल नॉट बी लेविड। ऑब्वियसली ये सप्लाई के स्कोप्स में इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ये सप्लाई के स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये जीएसटी में कवर नहीं होगा, बिकॉज सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, एक्सचेंज, डिस्पोजल, बट ये सब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई नहीं है। गुड्स सेंट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन और रिटर्नेबल बेसिस इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, तो क्या ये फॉल्स होगा? द आंसर इज करेक्ट, ये फॉल्स होगा सर, क्योंकि आपका कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, आपका रिटर्न हो गया गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉर्म जीएसटी 1 सीएमपी 1 फॉर इंटीमेशन ऑफ विलिंगनेस टू ऑप्ट फॉर स्कीम बाय रजिस्टर्ड पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीएमपी 1 होता है, सीएमपी 2 होता है। सीएमपी 1 कौन फाइल करते हैं? जो पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड है प्री जीएसटी एंड दे हैव टेकन अ माइग्रेशन, दे विल बेसिकली फाइल सीएमपी 1। बट इफ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आई वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, इन दैट सिचुएशन आई विल गो फॉर सीएमपी 2। तो दैट इज व्हाई द आंसर इज फॉल्स यहाँ पे। ठीक है सर, मैच द फॉलोइंग एकदम सिंपल था। फ्रिंज बेनिफिट्स आर ट्रांजैक्शंस, फ्रिंज बेनिफिट्स आर ट्रांजैक्शंस, डेफिनेटली दे विल बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। जितने भी फ्रिंज बेनिफिट्स ट्रांजैक्शंस होते हैं उस सब पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, ये सर अगर आप कराते हो ना एक्यूपंक्चर, तो इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इस पे जीएसटी लग जाएगा दोस्त। ठीक है, ये टैक्सेबल सप्लाई है। पीनल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंकर फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये बेसिकली इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाता है, और इस पे सप्लाई में, ये वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा और इस पे जीएसटी भी चार्ज हो जाएगा। स्टेट पुलिस provided protection services to judges of high court, it actually an exempted service which comes under exemption notification. Composite taxpayers, they are actually saying that ITC उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? composite taxpayers को ITC नहीं मिलता, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या? अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। जो मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वो गुड्स होगा सर। जो मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है वो क्या होगा? गुड्स होगा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ movable property other than MS. Fringe benefits are supply of goods and services and they are liable to tax if not exempted. Obviously अगर कुछ specified fringe benefits पे अगर exemption है तो वो exempted रहेंगे, वरना वो taxable माने जाएंगे। No GST on advance payment, ये absolutely ये काम का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पहले होता था, अब ये अमेंड हो चुका है, क्योंकि अब जीएसटी के पेमेंट्स एग्जेम्प्ट होते हैं ऑन एडवांसेस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स। पहले एक पॉइंट था सर कि इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर वाज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, खाली आपके लिए एडवांसेस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता था, बट मेरे हिसाब से अब आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है सर। GST is dash if free replacement is provided by a business to customer without any consideration। याद रखिएगा, अगर आप कुछ भी चीज without any consideration दे रहे हो ना गाइस, तो इस पे GST नहीं लगने वाला दोस्त। ठीक है, इस पे GST नहीं लगेगा, it is not chargeable। The certificate of registration shall be valid for the period specified in the application for registration on 90 days from the effective date of registration whichever is
डैश। तो ये अपने बेसिकली पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं सीटीपी एनआरटीपी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? अपने एक्चुअली सीटीपी और एनआरटीपी के लिए बात कर रहे थे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगी फॉर मैक्सिमम 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, ये एक नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, दैट इज जीएसटी नेटवर्क, दैट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है, ओके, दिस इज ऑल एनेबल्ड बाय जीएसटी नेटवर्क। सब कुछ जो करता है वो कौन करता है? जीएसटी नेटवर्क करता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। 2 का बी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 2 का बी का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एकदम आप देखेंगे ना गाइस, आप इंस्टीट्यूट का मैट को और इस क्वेश्चन पेपर को आप कंपेयर कर लो, आपको सब सेम मिलेगा, कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं है। 2B का वन पार्ट देखो, मिस्टर ए ओन्स अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मिस्टर ए ओन्स अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन अ प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी, मिस्टर ए ओन्स अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन अ प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी, बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग इज लीज टू मिस्टर बी अ होलसेलर। जो बिल्डिंग की बेसमेंट है वो मिस्टर बी को लीज पे दे दिया गया, दैट इज बेसमेंट। 1/4 ऑफ द बेसमेंट इज used by B as his office and remaining portion is used as his godown, whatever वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पूछा यही है लास्ट में, एग्जामिन द जीएसटी लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम। ध्यान से, तो अगर मैं एक बिल्डिंग ओन करके रखा हूं और उस बिल्डिंग से कमर्शियली वो पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, सो उस पर जीएसटी लग जाएगा और वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, ground floor of the building is given on a rent to Mr. C who uses the same as a guest house for his business contacts। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर सी हु यूजेस द सेम एज अ गेस्ट हाउस फॉर हिज बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। तो सर जो ग्राउंड फ्लोर है वो गेस्ट हाउस को, गेस्ट हाउस के यूज करने के लिए दिया गया, अगेन कमर्शियल पर्पस के लिए, तो इस पे भी जीएसटी लग जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर ए एंड हिज फैमिली। अब गाइस इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आरसीएम भी आ सकता है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फ्लोर वाला बिल्डिंग है, आपको सबको पता है कि एनी पर्सन अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस का सर्विस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो उस पे जीएसटी लग जाएगा आरसीएम में। होप उस पे जीएसटी लग जाएगा आरसीएम में। अब यहां पर जो लीज किया जा रहा है टू मिस्टर सी, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तब तो ये जीएसटी इस पर नहीं लगने वाला सर, लेकिन अगर ये मिस्टर सी रजिस्टर्ड है ना, तो ये आरसीएम में टैक्सेबल होगा। बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, मिस्टर सी इज लायबल टू पे जीएसटी एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हाँ हो गया। अब सेकेंड फ्लोर में आइए। सेकेंड फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट टू डी हु अगेन यूजेस द सेम एज इज रेसिडेंस। अगेन यहां पे भी सेम बात है, नॉट लायबल टू जीएसटी, अगेन सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। There is a large vacant land in the backyard of the building which is also given on rent to a parking contractor। ओके, मैंने एक पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को रेंट पे दिया एक लैंड, मिस्टर ई, जो अल्टीमेटली उस पर एक पार्किंग फैसिलिटी सेटअप करके उसने सेपरेट रेंट लीज डीड्स एग्जीक्यूट किया ईच फ्लोर के लिए ऑफ द बिल्डिंग एंड वेकेंट लैंड गिवन ऑन लीज। बेसिकली क्या हुआ, ये जो है ये कार पार्किंग फैसिलिटी के लिए लीज पे दिया। अगेन दैट्स अ बिजनेस पर्पस, तो विच इज अल्टीमेटली अगेन इट विल बी लायबल टू जीएसटी। तो ये बेसिकली आपको 5 अलग अलग एरियाज के बारे में पूछा कि आप रेंट करो, ये है XYZ, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड ऑल। फिर आपने अगर उसको रेंट पे दिया तो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, इस पे जीएसटी लग जाएगा। इंडियन रेलवेज हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग सर्विसेज। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, आपको जीएसटी लायबिलिटी पूछा था और आपको टैक्सेबल सप्लाई पूछा था दोस्त। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय जनरल क्लास, इसमें क्या लगेगा जीएसटी? इसमें 15 लाख है, इसमें ये एग्जाम्पशन हो जाएगा बिकॉज ये जनरल क्लास है। स्लीपर क्लास भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास एसी को जो है 5 करोड़, ये टैक्सेबल हो जाएगा। टू टायर एसी जो है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, और 3 टायर एसी है ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपना टोटल जो टैक्सेबल होगा 5 + 20 + 30, 55 करोड़ जो है वो अपना टैक्सेबल हो जाएगा। 55 करोड़ अपना टैक्सेबल हो जाएगा, और उस पर अपने जो जीएसटी चार्ज करेंगे वो करेंगे 5%। इस पर अपने जो जीएसटी चार्ज करेंगे वो करेंगे 5%। क्वेश्चन 3A, मिस्टर ए, a registered person, received goods from Mr. B, an unregistered dealer.
मिस्टर बी इशूज इनवॉइस ऑन 1 जुलाई। ए ने क्या किया, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने गुड्स रिसीव किया एक अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो डेफिनेटली इस पे क्या लग जाएगा, आरसीएम हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगने वाला है, बिकॉज द बायर बीइंग द पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द नोटिफाइड गुड्स। नाउ आपसे पूछा फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए विच एवर इज अर्लियर में, एक तो गुड्स रिसीव डेट, एक तो पेमेंट डेट, एक इनवॉइस डेट प्लस कौन सा डेट, 31st डे। ठीक है, इनवॉइस डेट प्लस 31st डे। तो गुड्स कब रिसीव हुआ, 15 जुलाई को हुआ। ठीक है, गुड्स रिसीव हुआ 15 जुलाई को, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, इनवॉइस कब इशू हुआ, सबका इनवॉइस एक ही दिन इशू हुआ, विच इज 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से अगर अपने 31st डे जाते हैं तो ये अपने को मिल जाएगा 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त अपना 31st डे होगा। तो फर्स्ट आंसर अपना क्या होने वाला है दोस्त, फर्स्ट आंसर अपना होने वाला है 15 जुलाई। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, 15 जुलाई। नेक्स्ट आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, रिसीव डेट आपका 3 अगस्त, पेमेंट डेट है 4 अगस्त, बट आपका इनवॉइस प्लस 31st हमेशा क्या होगा, 1 अगस्त। तो आप 1 अगस्त को कंपेयर करोगे 3 अगस्त से और 4 अगस्त से, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 अगस्त। थर्ड क्वेश्चन देखो, पेमेंट डेट है 8 जुलाई, रिसीव भी किया 8 जुलाई, और इनवॉइस प्लस 31st डे क्या है, 1 अगस्त। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 जुलाई। ए ने रिसीव किया गुड्स 10 जुलाई, पेमेंट किया 9 जुलाई। ध्यान से देखना, रिसीव किया 10 जुलाई, पेमेंट किया 9 जुलाई। अच्छा, इनवॉइस प्लस 31st डे क्या होगा, 1 अगस्त। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 जुलाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 जुलाई। डन, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, ये सब इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चंस के इन्होंने कंपाइलेशन किया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, खाली आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं सारा क्वेश्चन के आंसर्स एक वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। मोटर व्हीकल वर्थ ₹20 lakh is sold by Sundar Private Limited to a customer in retail market and for which 5 lakh had been paid in cash and balance by check. Does not matter आपने किस मोड में रिसीव किया, ये मैटर नहीं करता जीएसटी में। आपने 20 लाख का मोटर व्हीकल बेचा, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन फ्रॉम इनकम टैक्स। टीसीएस जो है क्या ये एप्लीकेबल होगा, द आंसर इज यस, बिकॉज द मोटर कार हैज बीन सोल्ड एट अ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। ये हो गया आपका पहला आंसर। Who is required to collect TCS? Sundar Private Limited, who is the seller of this motor vehicle, is required to collect TCS at the rate of 1% on the total value of the motor car since the value has exceeded 10 lakhs. वैल्यू क्या होगा TCS का, 20 lakhs के ऊपर आपको 1% यानी कि 20,000 जो है वो आपको TCS कलेक्ट करना पड़ जाएगा दोस्त। अब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है, अंडर सेक्शन 15। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ओके। मैंने सप्लाई कितना में किया, मैंने कार बेचा 20 लाख रुपीस में। अब जब मैं कार बेच रहा हूं ना, तो मैं उस पर टीसीएस भी कलेक्ट करूंगा, दैट इज 20,000। 20 लाख का कितना परसेंट, 20,000, मैं इसमें टीसीएस भी कलेक्ट करूंगा। अब मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 20 लाख 20,000। लेकिन ध्यान से सुनना, व्हेन यू विल चार्ज जीएसटी, सो वी हैव रेड इन 15(2)(a, taxes duty levy, taxes duty cesses which is levied under any law other than GST will be included in the value of supply for purpose of calculating value of supply, for purpose of calculating GST। अब ये जो TCS है, तो क्या ये TCS भी अपने को GST जो आएगा, जो GST जो अपने ऐड करेंगे, ये GST भी इस एलिमेंट पे ऐड होगा क्या, द आंसर इज नो। इस पे CBSE का सर्कुलर है, बिकॉज दिस TCS इज एन इंटरिम लेवी, इट इज नॉट अ टैक्स। तो दैट इज वाई यहां पे अपने एक चीज सीखा, यहां पे हमने एक चीज सीखा कि सर ये जो TCS है, ठीक है, ये जो TCS है, यहाँ पे जो GST लगने वाला है, यहाँ पे जो GST लगने वाला है, या GST 28% है, राइट। ये जो GST लगने वाला है ये 20 लाख पे लगने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कितना, 5,60,000, ठीक है। तो 2020 प्लस 5,60,000 गिव्स यू 25,80,000। दिस इज माई करेक्ट आंसर। 25,80,000 मेरा करेक्ट आंसर है। इसी पे मेरे को अल्टीमेटली मेरा ये इनवॉइस वैल्यू होने वाला है दोस्त। मेरे को क्या पूछा है, इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन 4A, C Limited of Chennai being a trader provided the following information relating to the preceding financial year. Very important, एक ट्रेडर है, चेन्नई का है, और उसको पिछले साल का सारा डिटेल्स दिया गया है। डिस्कस वेदर सी इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। आपको डिस्कस करना है कि क्या सी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए करेंट ईयर में एलिजिबल है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है, ये आपको डिस्कस करना है।
तो पहले अपने टर्नओवर चेक कर लिए सर। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, यस। इट इंक्लूड्स इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम गुड्स, यस। इट इंक्लूड्स इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, यस। इट इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई सर्विसेज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, नो। ये जो है, सॉरी, ये होगा, ये होगा, वेट 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 वेट, ये रेसिपिएंट के हाथ में इंक्लूड नहीं होगा, ये सप्लायर के हाथ में होगा, यस, बिकॉज दिस इज एन आउटवर्ड सप्लाई। अभी देखो इनवर्ट सप्लाई भी आएगा, ये मेरे एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मेरे एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड हो जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी पेड, इट इज नेवर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर 15(2)(a। ठीक है, तो अब मेरे को आप बताइए, इसका अगर हम टोटल करें, सबका अगर हम टोटल करें तो 20 + 30 + 5 + 4 + 35, इसका अगर हम सबका टोटल करें तो अपना आंसर क्या आ रहा है? अपना आंसर आ रहा है 94 lakhs। ठीक है दोस्त, अपना आंसर आ रहा है 94 lakhs। नाउ discuss whether C is eligible to opt for composition scheme. The answer is yes. Yes or no? As per the aggregate turnover, no. लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स गाइज, यू आर मेकिंग एन इंटरस्टेट सप्लाई, एंड बिकॉज यू आर मेकिंग एन इंटरस्टेट सप्लाई, यू आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे अपना करेक्ट जवाब क्या है? C is eligible or not? The answer is no. C is not eligible as he is dealing with interstate supply of goods, that is export of goods. Guys, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, आईटीसी का पूछा है, जो कि अल्टीमेटली हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इंस्टीट्यूट का मैट का जो आईटीसी का चैप्टर है ना, वहां पे बार देख लेना। ये बेसिकली रूल 42 का बात करता है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है कि व्हाट इज योर फाइनल एलिजिबल क्रेडिट। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप एक बार खुद से कर लेना। ये मेरे मैट में कॉपी पेस्ट वाला जो इंस्टीट्यूट का मैट है, वहां से मैंने अपने मैट में लिया, मेरे मैट में से मैंने आपको क्लास में करवाया था। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर मैंने मैराथन वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, प्लीज जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। Write down the advantages of voluntary registration. State the cases where persons are not liable. देखो दो क्वेश्चन को इन्होंने मर्ज कर दिया। दो क्वेश्चन को, एक है 5 + 3, मतलब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, 8 प्लस ये 7। ठीक है, तो इन्होंने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में कौन कौन आएंगे? बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट आएंगे, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई, नॉट टैक्सेबल सप्लाई आएगा। ये लोग होते हैं जो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज सप्लाई वाले होते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन? इट गिव्स यू अ recognition in the eyes of the customer, and basically your customer is prevented from paying GST under reverse charge mechanism, and you can legally charge taxes, collect taxes from the customer, and you can claim the benefit of input tax credit. तो ये है voluntary registration के advantages. It also helps in boost in Make in India initiative, and also it helps in increasing your customer base, and customers will definitely rely on you if you are GST registered person. नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल इंस्टीट्यूट का मैट का कॉपी पेस्ट है। रमन होटल्स, यहां तक कि नाम भी चेंज नहीं है, रमन होटल्स सप्लाइंग ओनली अकोमोडेशन सर्विसेज इन चेन्नई। टर्नओवर ऑफ रमन होटल्स इज लेस देन 20 lakhs, यानी जो सप्लायर है वो रिलायबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। बट रमन होटल्स इज लिस्टेड होटल ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेमली मेक माई ट्रिप। तो मेक माई ट्रिप के थ्रू रमन होटल्स क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो गाइस, अगर आपको याद होगा सेक्शन 9(5), एज पर सेक्शन 9(5), e-commerce operator through whose accommodation services are provided, in that situation under 9(5) e-commerce, that is make my trip, that is MMT, will be liable to pay GST। अब अल्टीमेटली पूछा है नेट GST लायबिलिटी क्या होगा। तो गाइज यहां पर अपने को याद आना चाहिए, अकोमोडेशन के केसेस में, इफ द अकोमोडेशन के केसेस में अपने को एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपने को समझना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, अकोमोडेशन के केसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें 1000 रुपीज़ का जो लिमिट होता था कि 1000 रुपीज़ से कम का अगर आपका डिक्लेयर्ड टैरिफ है या वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो इन दैट सिचुएशन आपकी एग्जाम्शन हो जाती थी। वो एग्जाम्शन अब डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे जो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज है वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के मैट में अभी भी ये चेंज नहीं हुआ है, बट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा सर। ये है प्लेस ऑफ सप्लाई का एक बहुत अच्छा सवाल, ये भी इंस्टीट्यूट के मैट का है। X Limited of Chennai, engaged in various businesses, has provided you the following services whose values are listed below. Service of interior decorator in respect of immovable property located in Jammu. तो जम्मू में आपकी प्रॉपर्टी थी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन क्या 12 ऑफ
IGST Act is considered to be the place of property. The location of property, the answer is Jammu. Service of renting of commercial building in Delhi, ये आपका commercial building दिल्ली में है तो इसका place of supply भी क्या होगा, दिल्ली होगा. Architectural services provided to an Indian hotel chain which has business establishment in Mumbai for its newly acquired property in Sydney. तो यहाँ पे 25 lakhs का ये न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो सर यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिस विल बी 25 lakhs का. तो यहाँ पर मुंबई विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकॉज द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. सर्विसेज प्रोवाइडेड एज एन इंडियन एजेंट, ध्यान से सुनना, ये है सप्लायर. चेन्नई में कौन है, सप्लायर. वो किसको सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, एज अ मार्केटिंग एजेंट वो सप्लाई कर रहा है एज एन इंडियन एजेंट अंडरटेकिंग मार्केटिंग इन इंडिया ऑफ गुड्स ऑफ अ फॉरेन सेलर. तो रेसिपिएंट का है इंडिया के बाहर है, सप्लायर का है इंडिया में है. सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट लग जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 13 लगेगा, दे आर बेसिकली एन इंटरमीडियरी. तो इंटरमीडियरी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर. एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, चेन्नई. Similarly, services provided as a travel agent undertaking marketing in India of services of foreign seller. तो यहाँ पे भी आपका जो क्या बोलते हैं चेन्नई है, चेन्नई विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखकर जाना चाहिए क्योंकि अगेन इंस्टीट्यूट के मैट का सवाल है. आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होगा बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में आप हमेशा नोटिफिकेशन देख के ही चेक करने वाले हो, आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट ये इंस्टीट्यूट का अपना खुद का कॉल है. इंस्टीट्यूट इस तरह के सवाल आप लोग से MTPs में पूछता है, मेरे को आपको करवाना पड़ेगा. Param registered person under GST being a dealer furnished the following business transactions took place during February. Find the GST liability. ठीक है, तो प्लास्टिक बैंगल्स एग्जेम्प्ट होता है, मोबाइल फोन एग्जाम नहीं होता, मोबाइल फोन में GST लगता है. प्रिंटेड बुक्स न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो गिव मी अ मिनट. ओके, डेट्स एग्जेम्प्ट है, सॉल्ट एग्जेम्प्ट है, ऑर्गेनिक मिन्योर एग्जेम्प्ट है. केमिकल फर्टिलाइजर में 30% आपको सब्सिडी मिला गवर्नमेंट से, तो 30% माइनस करके जो आपका अमाउंट आ रहा है 42500 इंटू 5% दैट इज 20,125. ये 32120 पे आप जो मोबाइल फोन का जो GST रेट यहाँ पर अज्यूम करने बोला गया है 5%, तो 5% ऐड किए 16,006, टोटल आ गया आपका 36,131. शॉर्ट नोट पूछा है ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. तो कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई आप समझा देंगे सेक्शन 8 में, एक में प्रिंसिपल सप्लाई, एक में आर्टिफिशियली बंडल. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको क्लॉजेस बताना पड़ेगा. लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में, लोकेशन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, मनी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज और NR if permitted by RBI. Supplier and recipient are not merely establishment of distinct persons. रिवाइज इनवॉइस का आप कंटेंट्स बता सकते हो. रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है, विद इन 30 डेज आपको कैंसिलेशन के लिए, रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अगर योर रीजन इज दैट योर कैंसिलेशन वाज डन बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, यू कैन नॉट फाइल रेवोकेशन एप्लीकेशन अनलेस एंड अनटिल यू हैव फाइल्ड ऑल योर रिटर्न्स एंड पेड ऑल योर टैक्सेस. तो ये था बेटा GST में आपका IDT में आपका सप्लाई GST वाला पोर्शन, जहां पे 2 3 4 5 6 7 ये 2 3 4 5 6 7 इन 6 क्वेश्चंस में से जो है आपको क्या करना था, 5 क्वेश्चन करना था. तो 5 कितना क्वेश्चन करना था, एक मिनट क्योंकि न्यू सिलेबस का भी एक पैटर्न है, ओल्ड सिलेबस का भी एक पैटर्न है. आपको 4 करना था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दिस सेक्शन, करेक्ट. तो 4 इंटू 15 हो गया आपका 60. ठीक है, 4 इंटू 15 हो गया आपका 60. ये 60 आपका जो है ये आपको करना था दोस्त. ठीक है, तो आप 6 में से 4 कर सकते थे, 2 आप छोड़ सकते थे, एक आप ये छोड़ सकते थे, या फिर आप कोई एक और क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वो आप छोड़ सकते थे दोस्त. दिस इज डन. नाउ लेट्स कम टू कस्टम्स पार्ट. अगेन कस्टम्स में, कस्टम्स का वेटेज कितना आप सबको पता है, 20 मार्क्स का कस्टम्स का वेटेज है. ठीक है, अब इसमें 5 मार्क्स तो MCQ है, क्योंकि ऊपर में क्या था 15 मार्क्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऊपर में अपना 20 मार्क्स का वो था. ठीक है, तो 10 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ध्यान से देखिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का. ठीक है,
फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का, ट्रू एंड फॉल्स 5 मार्क्स का, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स का, एमसीक्यू इधर 5 मार्क्स का और एमसीक्यू इधर 5 मार्क्स का। तो 5 10 15 20 प्लस 5, तो टोटल 25 मार्क्स का अपना क्या हो गया, टोटल आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, 60 आपका यहाँ पर है और इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा दोस्त, वन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेक्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यही स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट हर टाइम पूछता है। आइए एक बार एमसीक्यू देखते हैं। एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ which schedule to the Constitution of India is empowered to levy the custom duty by the government of India? The correct answer is 7th schedule. ठीक है, तो 7th schedule to article, I mean 7th schedule to Constitution of India, read with article 246, उसका entry number 83 of the union list empower करता है custom duty लगाने का। Area beyond 200 nautical miles from the baseline, baseline से 200 nautical mile के beyond जो भी area है वो high sea area है, international water है। Which of the following is a taxable event for imported goods? बहुत बार इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। अनलोडिंग आपका टैक्सेबल इवेंट नहीं है, एंट्री इनटू द टेरिटोरियल वाटर भी नहीं है, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज जस्ट अ रेलिवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ द ड्यूटी, डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। कस्टम के चंगुल से, कस्टम के बैरियर से अगर वो गुड्स निकल जाता है तो उसकी टैक्सेबल इवेंट आ जाती है, यानी जब तक वो वेयरहाउस में है तब भी उसका टैक्सेबल इवेंट अभी नहीं आया है। विच सेक्शन, ये भी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन में आया था, विच सेक्शन ऑफ कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? दैट इज point, option number B is the correct answer. Section number 12 of the Customs Act 1962 is the charging section. Derelict are goods that are what? Owner has no intention to abandon without any hope of recovery. ठीक है, abandoned by the owner, हाँ ये करेक्ट आंसर होगा, abandoned by the owner of the goods without any hope of recovering। ठीक है, abandoned by the owner of the goods without any hope of recovery। आपका जब गुड्स डेरिलिक्ट हो जाता है इसका मतलब इन दैट सिचुएशन, आपका जब गुड्स डेरिलिक्ट हो जाता है तो उसमें आपका कोई रिकवरी का होप स्कोप बचता नहीं है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी से आपको सवाल पूछ लिया। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है बेटा। कमोडिटी इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ कंट्री कवर्ड बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय द सीआईएफ वैल्यू आपको कंसाइनमेंट का $25,000 दे दिया है। एक्सचेंज रेट से आप पूरा सीआईएफ वैल्यू निकाल लिए। क्वांटिटी इंपोर्टेड 500 kg दे दिए। एसडब्ल्यूएस अपने को पता है 10% ऑफ बीसीडी। नोटिफिकेशन के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द लैंडेड कॉस्ट विच इज 70, कॉस्ट क्या है $70, डॉलर है 60, kg है 500, तो 70 इंटू 60 इंटू 500 गिव्स यू 21 लाख रुपीस। ठीक है, अब आपका लैंडेड वैल्यू क्या आ रहा है, लैंडेड वैल्यू क्या आ रहा है, लैंडेड वैल्यू में आप जब सीआईएफ वैल्यू लेंगे 25,000, ठीक है, इसका अगर आप टोटल वैल्यू देखते हो तो आपका आ रहा है 15 लाख रुपीस, आपका सीआईएफ वैल्यू आ रहा है। इस पे आप बीसीडी जोड़ेंगे। अब बीसीडी में 12% में आपको 10% और जोड़ना है, दैट इज एसडब्ल्यूएस, तो दिस इज कमिंग टू हाउ मच, 13.2%। तो आप इसका 13.2% ऐड करके आप यहाँ पे ऐड कर दोगे कितना, 1,98,000। ठीक है, तो अभी तक वैल्यू कितना हो गया, 16,98,000। अब आपको क्या करना है, नाउ यू विल ऐड एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है ये 21 लाख और 16,98,000, ठीक है ना, 21 लाख और 16,98,000 के बीच में जो डिफरेंस है उसका जो वैल्यू आएगा वो आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी होने वाला है दोस्त। तो 21 लाख आपका वैल्यू हो गया, उसके ऊपर आपको ऐड क्या करना है, IGST एट द रेट 12%। तो 21 लाख के ऊपर हमने 12% ऐड किया, विच इज कमिंग टू 2,52,000, तो दैट इज कमिंग टू 23,52,000। ये अपना टोटल वैल्यू हो गया। तो आपकी नॉर्मल ड्यूटी कितनी हो गई, नॉर्मल ड्यूटी आपका एसेसेबल वैल्यू कितना है, 15 लाख रुपया, और आपका जो 23,52,000 है उससे अगर आप इसको माइनस करते हो, 23,52,000 को आप 15 लाख रुपीज, इसके बीच में जो डिफरेंस है, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी माई कस्टम ड्यूटी। ये अपना क्या हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी निकल के आ जाएगा दोस्त। तो 8,52,000 आपका टोटल ड्यूटी है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम 9B में आइए। देखिए 9B भी सेम क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी का ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि व्हाट वर दिस पार्ट्स,
फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी, आपसे पूछा अराइव एट द एसेसिबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। तो एफओबी कॉस्ट ऑफ द मशीन है 10,000 यूके पाउंड, अपने पाउंड ऐड कर दिए। एयर फ्रेट अभी नहीं करना, वो बाद में करना है। एनीवेज याद रखना ये मशीन जो है ये इसने एयर के थ्रू इंपोर्ट किया है, और अगर एयर के थ्रू इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे 20% का एक लिमिट है। एयर के थ्रू अगर इंपोर्ट किया तो यहाँ पे 20% का एक लिमिट है। तो 20% का जो लिमिट है वो अपने बाद में चेक करेंगे वो कैसे होगा। 500 यूके पाउंड्स ऐड हो जाएगा। लाइसेंस फी relating to the imported goods payable by the buyer as a condition of sale 20% of FOB cost that is 2000, ये भी ऐड हो जाएगा। ये सब क्या पाउंड में है, ओके। लेकिन ये जो है पाउंड में नहीं है, तो आपको पाउंड तक जो भी है पाउंड को एनआर में कन्वर्ट करके फिर आप 20,000 ऐड करेंगे। इंश्योरेंस ऐड कर देंगे। बाइंग कमीशन आप ऐड नहीं करेंगे। इंटर बैंक रेट हमें कोई मतलब नहीं है, अपने को सीबीआईसी का रेट से मतलब है। इंपोर्टर पेड 5,000 टुवर्ड्स डेमरेज चार्जेस फॉर डीलिंग क्लियरिंग द मशीन, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड in your accessible value। इसका आप assumptions and you will show the workings with proper explanations। तो देखो 10,000 हमने ये वाला ऐड कर लिया पहले, फिर हमने 2,000 ये वाला ऐड कर लिया पहले, और 500 हमने, ये दो चीज हमने तीन चीज ऐड कर लिया, हमने को मिल गया 12,500 यूके पाउंड्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 86.25 से। 86.25 को मल्टीप्लाई करने से अपने को मिला 10,78,125। इसके बाद अपने को मटेरियल एंड कंपोनेंट्स बायर फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो था ये अपने को ऐड करना था 20,000, तो अपने ऐड कर लिए 10,98,125, अपने को ये वैल्यू मिल गया। अब इसका अपने को क्या करना है, 20% को कंपेयर करना है 3,000 यूके पाउंड इंटू 86.25 से, विच एवर इज लोअर, बिकॉज एक्चुअल फ्रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। तो अगर आप देखो 10,98,125 में आपका जो 20% एफओबी था वो आपका 2,19,625 आपका एफओबी था। तो ये आपका, ये इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। जबकि आप देखो आपका 3,000 इंटू, ठीक है, इंटू क्या 3,000 इंटू, ये आपका एक मिनट, 3,000, हाँ 3,000 पाउंड है इंटू 86.25, ये हो गया 3,000 इंटू 86.25, ओके, दिस इज 2,58,750। तो ये ज्यादा है, तो अपना 20% अपने को क्या करना था, लिमिट करना था। इंश्योरेंस क्या 6,000, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 13,23,750। ये हो गया आपका टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग ड्यूटीज, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग ड्यूटीज, ओके, आई मीन ड्यूटीज मतलब टोटल वैल्यू हो गया, इसमें आपको ड्यूटी अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो दिस वाज योर फाइनल आंसर। What is meant by duty drawback? You can explain 74, 75 that when you are exporting the goods, whatever inputs used in that products in the manufacture of the product, that will, and the duty which is suffered on the inputs can be claimed as a drawback, ठीक है। मतलब basically when I am re-exporting the goods, when I'm paying, when I've imported the goods, I've paid the custom duty, I'm re-exporting the goods, in that situation whatever import duty I've paid I can claim it as a duty ड्रॉबैक अंडर 74 और 75। नेगेटिव लिस्ट के बारे में आप पूरा डिटेल में समझा देंगे कि कौन कौन से आइटम्स है या कौन कौन से स्पेसिफिक सिचुएशंस है जहां पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक की क्लेम नहीं मिलती, ठीक है। देन आया 10B1, वन टाइम लॉक तो इतना बार आ चुका है गाइस, जो कि कस्टम के सुपरविजन में होता है व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस, ठीक है। ये भी गाइस स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है जो कि आपका आता है नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्रॉबैक से, बहुत बार मैंने करवा दिया है। यहाँ पे आपको खाली एफओबी वैल्यू ड्रॉबैक रेट, ठीक है, यही बेसिकली अपने को यहाँ पर चेक करना होता है कि 200 पीसेज ऑफ प्रेशर स्टोर्स मेनली मेड ऑफ बीन्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर पीस, ठीक है। तो अगर आपका एफओबी वैल्यू 16,000 है और आपका 4% यहाँ पे एफओबी वैल्यू है, ठीक है, तो आप एफओबी जो है 4% दैट इज 640 रुपीज, ठीक है। तो इसका ड्यूटी ड्रॉबैक जो है आप यहाँ पे आराम से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब ब्रास यूटेंसिल्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखना, ब्रास आर्टवेयर वाज फाउंड टू बी 190 kg, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पे ड्रॉबैक केवल किसका मिलेगा पता है, आपको ड्रॉबैक केवल 190 kg का मिलेगा, 200 kg के बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप करना भी कैसे, आप 300, आपने 60,000 एफओबी किया है, तो 60,000 आपका डिवाइड बाई 200 है ना, तो आपका 300 पर केजी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 17.5% आपको एफओबी का मिलेगा। तो एफओबी कितना हुआ, 190 का ही निकालेंगे इंटू 300, ये आपका ड्रॉबैक अमाउंट हो गया। या फिर बोला है 38 इंटू पर केजी कितना है 190, 38 इंटू 190 करेंगे तो विच एवर इज लोअर, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। एकदम सिंपल है। क्लियर है डूड, क्लियर है डूड, यस यस यस। तो ये बहुत ही फास्ट
बट क्रिस्प शॉर्ट टू द पॉइंट मैंने आप लोग के लिए एमटीपी प्रैक्टिस करवाया, आपको बताया, और ये सब कुछ का सोर्स है हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल। अगर आप उसको कर लोगे तो सर और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया कंटेंट, और अगर अच्छा लगा तो डू शेयर दिस कंटेंट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड आई एम मीटिंग यू वेरी सून ऑन माय नेक्स्ट सेशन, जो कि डायरेक्ट टैक्स का होगा हमारे सेशन पे, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीम करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।